स्वागत है आपका हमारे खास शो एजेंडा फुल एंड फाइनल में। हम इस बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाते हैं जो दिन भर का एजेंडा सेट करती है। आज की नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने वाली खबरें, उस पर नजर डालते हैं। नेटो को हूती का चैलेंज। दूसरी बड़ी खबर होगी मिडिल ईस्ट में शक्ति प्रदर्शन। सनकी की 2 भड़काऊ साजिश, इस खबर पर भी नजर होगी। ध्यान पर सियासी घमासान और जानलेवा गर्मी से रक्षा का एजेंडा, यह भी होगी आज की बड़ी खबर। साथ ही असम में तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, और सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। दुनिया में फिर दहशत पैदा करने वाली बहुत बड़ी खबर है ये। हूती के 6 ताबड़तोड़ हमलों से फिर से दहशत का माहौल है। लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर में अटैक। क्रूज मिसाइलों से 6 जहाजों को निशाना बनाया। लाल सागर में 3 मालवाहक जहाजों पर अटैक। अरब में 2, भूमध्य सागर में 1 जहाज पर हमला। और इससे पहले हूती ने इतना बड़ा हमला कभी नहीं किया, लेकिन इस बार सारी हदें पार कर दी हैं और सीधी चुनौती दी है नेटो देशों को, जो समंदर में हूती विद्रोहियों का मुकाबला कर रहे हैं। सवाल यह है कि अब इस हमले के बाद अमेरिका क्या करेगा। कारोबारी जहाज फिर से संकट में हैं और हूती को शह दे रहा है ईरान। और अब बताते हैं कि हूती ने कहां-कहां किन जहाजों पर हमले किए हैं। लाल सागर में 3 हमले किए गए हैं। मोरा जहाज, सिलाडी जहाज और लाक्स जहाज पर अटैक किया गया है। भूमध्य सागर में मिनर्वा एंटोनिया जहाज पर हमला हुआ है, तो वहीं अल्बा जहाज पर 5वां हमला और मार्स्क हार्टफोर्ड जहाज पर 6ठा हमला किया गया है। बिल्कुल, यानी समंदर में कुल 6 हमले और लाल सागर में हमलों तक सीमित हूती अब अरब और भूमध्य सागर में भी दहशत फैला रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। वीडियो जारी कर हूती ने किया है बहुत बड़ा दावा। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा है। यमन के मारिब से सरफेस टू एयर मिसाइल अटैक का दावा किया गया है। और देखिए, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये वीडियो बाकायदा जारी करके अपनी कार्रवाई के बारे में बताया गया है। देखिए, अमेरिकी ड्रोन पर हूती ने किया है मिसाइल अटैक और हूती ने ये वीडियो जारी कर बताया है कि अमेरिका के हमलों का कैसे वो जवाब दे रहा है। और आपको हम 2 तस्वीरें, 2 वीडियोस दिखा रहे हैं। पहले वीडियो में हूती विद्रोही सरफेस टू एयर मिसाइल दागने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरे वीडियो को लेकर दावा है कि इसी हमले में अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो गया। वहीं लाल सागर में और घातक हमले हूती करेंगे। जी हां, ईरान से हूती ने हासिल की कादर मिसाइल तकनीक और हूती की मिसाइलों से नेटो देशों में खलबली। और अब समझिए कि हूती के हाथ ईरान की कितनी ताकतवर मिसाइल तकनीक लगी है, जिसका नाम है कादर। ये शॉर्ट रेंज एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी लंबाई 16.58 मीटर है। वही बताया जा रहा है कि 17,480 किलो तक इसका वजन है। बिल्कुल, 700 से 1000 किलो का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 1950 किलोमीटर यानी 1950 किलोमीटर रेंज है इसकी, और ईरान की ये एक बड़ी ताकत है। जी हाँ, तो हूती के पास पहुंच गया है ईरानी मिसाइल तकनीक और इसी के जरिए अमेरिका को वो दे रहा है करारा जवाब। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, हमने देखा कि हूती विद्रोही बाकायदा वीडियो जारी कर अपनी कार्रवाई के बारे में बता रहे हैं दुनिया को कि हम भी अमेरिका से कम नहीं है, और अब तो ईरानी तकनीकी मिसाइल हूती के हाथ लग गई है, जिसके जरिए अमेरिका के हर हमले का जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, हूती विद्रोहियों को अगर ये कहा जाए कि वो ईरान की फोर्स IRGC का ही एक एक्सटेंडेड ब्रिगेड या बटालियन है तो गलत नहीं होगा, बल्कि बहुत हद तक ईरान ने हूती विद्रोहियों को तमाम तरह के हथियार या टेक्नोलॉजी उसी तरह से दिया है जैसे अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है। और यही वजह है कि हूती आज की तारीख में अमेरिकन वॉरशिप पर भी अटैक करने में सक्षम है, और वो कर भी रहे हैं। केवल यहीं तक नहीं, बल्कि हूती विद्रोहियों के मिसाइल गाजा के तट पर बने अमेरिकन नेवी के जो बेस हैं वहां तक वो अटैक कर दे रहे हैं। और लगातार हूती की बढ़ती हुई क्षमता ये बता रही है कि ईरान ने कितना सोच समझकर अपने प्रॉक्सी को तैयार किया है, फिर चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो और हूती हो। हूती के तौर पर रेड सी में एक ऐसी चुनौती आ गई है जिससे कई महीनों से लगातार अमेरिका और सहयोगी देश निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे।
बिल्कुल शुक्रिया आपका मनीष पूरी जानकारी देने के लिए। तो जवाब जरूर दिया जा रहा है, लेकिन अमेरिका भी हूती पर ताबड़तोड़ अपनी रणनीति के तहत हमले भी कर रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच है, किम जोंग का दक्षिण कोरिया को जवाब। 150 कचरे से भरे गुब्बारे दक्षिण कोरिया भेजे। 24 घंटे में 150 बलून पहुंचे दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के लिफलेट के जवाब में एक्शन। और ये देखिए, आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये 150 बलून पहुंचे हैं दक्षिण कोरिया और बताया जा रहा है कि इसमें कचरा भरा हुआ था। और अब समझिए कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ दक्षिण कोरिया को जवाब, और जवाब कैसे दिया गया। 150 गुब्बारे भेजे गए और उनमें कूड़ा भरा हुआ था। तो ये वाकया क्यों हुआ और क्या है ये पूरा मामला, ये भी हम आपको समझाते हैं। किम ने दक्षिण कोरिया को भेजे हैं कचरे से भरे 150 बलून, और बलून में थी प्लास्टिक की बोतल, बैटरी, शू पॉट। दक्षिण पूर्वी प्रांत साउथ ग्योंगसांग तक पहुंचे हैं बलून, और दक्षिण कोरियाई सेना ने जांच के लिए जमा किए हैं सैंपल। तो ये सारी चीजें भेजी गई हैं और दक्षिण कोरियाई सेना ने इसकी जांच भी करने की बात कही है। सेना ने लोगों से बलून या कचरे से दूर रहने की बात कही है। जी हाँ, और दक्षिण कोरिया ने इस हरकत की कड़ी निंदा भी की है। दक्षिण कोरिया ने यह भी कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। प्योंगयांग विरोधी लिफलेट के जवाब में किम का कदम। उत्तर कोरिया ने कहा था जैसे को तैसा जवाब देंगे। और इस बीच एक और अपडेट है, दक्षिण कोरिया से तनाव के बीच किम की एक और साजिश उजागर हुई है। उत्तर कोरिया ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें, कई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। साउथ कोरिया की सेना का बड़ा दावा, करीब 10 शॉर्ट रेंज मिसाइल अटैक दक्षिण कोरिया ने कहा है। और तुर्की में सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल, जी हां, युद्धाभ्यास में तुर्की के साथ 49 देश शामिल। वॉर ड्रिल में 11,000 जवान शामिल। आज आखिरी दिन लाइव फायर ड्रिल। इस वॉर एक्सरसाइज में 49 देश शामिल हो रहे हैं। वॉर ड्रिल में ये तमाम देश मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तो देखिए, तुर्की में सबसे बड़ी सैन्य ड्रिल हुई है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुल 2 चरणों में ये ड्रिल हुई है और कहा जा रहा है कि हवा, जमीन, समंदर में ये एक साथ अभ्यास चल रहा है। इस चरण में लाइव फायरिंग भी हुई है। कुल 2 चरणों में ड्रिल की गई। 49 देशों के 11,000 सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया है। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के कन्याकुमारी में ध्यान पर सियासी एजेंडे की। तो आज कन्याकुमारी पहुंचेंगे पीएम मोदी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। आज रात से 1 जून शाम तक ध्यान लगाएंगे। पर्यटकों के लिए 3 दिन बंद रहेगा विवेकानंद स्मारक। और पीएम ने पिछली बार भी आखिरी चरण के बाद केदारनाथ में ध्यान किया था। इस बार पीएम विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान के लिए पहुंचे, लेकिन यह बात विपक्ष को गवारा नहीं है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिरी चरण से पहले पीएम ध्यान पर क्यों जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो इसकी मीडिया कवरेज नहीं होनी चाहिए। टीएमसी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल एक सुर में इसका विरोध कर रहे हैं। तो पीएम के कन्याकुमारी दौरे पर सियासत हो रही है। प्रसारण हुआ तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे, ये ममता बनर्जी ने कहा है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस बोली आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। तो देखिए, अब इसे लेकर के जमकर सियासत हो रही है। सीधे इलेक्शन कमीशन से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत करने की बात कही जा रही है। विपक्षी पार्टियों की ओर से पीएम के कन्याकुमारी दौरे के बारे में कहा जा रहा है कि इसका कवरेज ना दिखाया जाए, क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा। तो कन्याकुमारी में पीएम का ध्यान, जी हां, अगर बात करें समय सारणी की तो देखिए, शाम 4 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और 4:35 पर कन्याकुमारी जाएंगे। 6:34 पर संध्या काल में सूर्यास्त के दर्शन करेंगे और आज रात से 1 जून शाम तक वो ध्यान लगाएंगे। और इसी पूरे मामले में अब राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। विपक्ष
इसको लेकर निशाना साध रहा है। ममता ने क्या कहा वो देखिए। प्रसारण हुआ तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे, प्रसारण आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, चुनाव आयोग से इसकी शिकायत। और कपिल सिब्बल ने क्या कहा है, प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो ये अच्छा है। अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान दिया है, हार के बाद ध्यान के लिए काफी समय मिलेगा। मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। कह रहे हैं कि मैं ध्यान के लिए कन्याकुमारी जा रहा हूं, कैसे ध्यान कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी आप? इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और वो भी ध्यान करेंगे? आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। 2 बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें। 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। कन्याकुमारी से हमारे साथ हमारी सहयोगी सुरभि इस वक्त जुड़ी, सीधे चलेंगे उनके पास। सुरभि, एक तरफ तो विपक्ष लगातार हमले कर रहा है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा है, लेकिन इस बीच वहां क्या तैयारी है, क्या शेड्यूल है प्रधानमंत्री का? और कन्याकुमारी में जो शेड्यूल रहता है आम लोगों के लिए, उसमें क्या बदलाव किए गए? रवि, बदलाव ये कि सिक्योरिटी के लिहाज से इस पूरे रूट को आम लोग जो यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे थे उनके लिए फ़िलहाल बंद कर दिया गया था। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे रूट को बंद कर दिया गया, सिर्फ फेरी से जो लोग आगे बढ़ते हैं और सीधा उस स्मारक तक जाते हैं उस रूट को कल दोपहर से बंद कर दिया गया था, 12 बजे के बाद से। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूँ और इस बीच आपको पूरा कार्यक्रम भी बता देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान 2047 तक विकसित भारत का निर्माण प्रमुख मुद्दा उनकी तरफ से ये बनाया गया है, तो अब मोदी जिस तरीके से आध्यात्मिक प्रवास के लिए यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद दोपहर का वक्त होगा जब पहुँचेंगे, तो ये वो सीधी तस्वीर आपको उसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ शाम से 1 जून तक दोपहर तक वो मंडपम में ध्यान लगाने वाले हैं। और उससे पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी कपिल, अगर आप दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर उनका सनसेट व्यू पर जाने के कार्यक्रम में के बारे में फिलहाल मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि प्रधानमंत्री यहाँ जो प्रसिद्ध श्री भगवती अम्मन मंदिर है वहाँ पर जाकर पूजा अर्चना करने वाले हैं। और ये मैंने कल शाम को भी देखा कि किस तरीके से यहाँ पर CID और SPG की बाकायदा पूरी टीम और 2000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों की टीम है जो लगातार कल रात से ही नहीं बल्कि कल दोपहर से यहाँ पर इस पूरे एरिया को कोर्डन ऑफ करने के बाद ये देख रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान आम लोग जो यहाँ पर आते हैं उस लिहाज से भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा सके। हालांकि ये भी है कि किस तरीके से रॉक मेमोरियल के आसपास का इलाका हो या बोट जेटी है या हेलीपैड है, वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं एक बार फिर से ये पूरी सीधी तस्वीर भी आपको दिखा देती हूं, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से इस पूरे रूट के तहत ही, हालांकि यहां पर अभी ये सामान्य नजर आ रहा है। अगर कपिल आप नीचे की तस्वीर भी दिखा दे, क्योंकि ये मैं ऊपर से अभी इस वक्त एक व्यू आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर सुरक्षा के तहत पूरी तरीके से एरिया में बैरिकेडिंग की जा चुकी है। और उस बैरिकेडिंग को देखते हुए ही ये भी देखा जा रहा है रवि कि प्रधानमंत्री जब दोपहर के बाद यहाँ पर आएंगे तो ये वो पूरा रूट होगा जहां से वो पहले जाकर श्री अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं। और पूजा अर्चना करने के तैयारियां पूरी हैं और 1 जून तक प्रधानमंत्री यहां ध्यान लगाएंगे। शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए, जानकारी के। आगे बढ़ते और अब बात देश को जला रही गर्मी के बचाने के एजेंडे की। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। दिल्ली में तापमान 50 डिग्री के करीब है। राजस्थान के जैसलमेर में पारा 50 डिग्री पार। कोटा में हीट वेव से 48 घंटे में 21 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि गर्मी से कैसे हालात खराब हो रहे हैं। दिल्ली में टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब है। अभी मई भी नहीं बीता है, जून और जुलाई अभी से डराने लगा है। राजस्थान में गर्मी इतनी ज्यादा है कि जानलेवा हो गई है। कुछ जिलों में पारा 50 के पार जाने की खबर है। यूपी के शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदार अपने मरीजों के लिए पंखे साथ ला रहे, तो बिहार के स्कूलों में गर्मी से छात्र और छात्राएं बेहोश हो रहे हैं। और दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की किल्लत, जी हां, लोगों को पानी की दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है।
रविंद्र नगर पार्ट 2 में टैंकर से पानी सप्लाई की जा रही है। टैंकर से पानी लेने के लिए मारामारी भी यहां नजर आई है। तो दिल्ली के रविंद्र नगर पार्ट 2 इलाके में पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं लोग, और क्या कहना है लोगों का, ये सुनिए। देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके का आलम है जहां पर पानी भरने को लेकर लोग सुबह से लाइन में लगते हैं। यहाँ 60 साल हो गए हम लोगों को रहते रहते, लेकिन ऐसा मुसीबत कभी नहीं आया जो अब आ रहा है। वो तो नेता अपने घर में बैठा हुआ वोट डलवा के बैठ गया, पब्लिक कौन मरेगी? हम लोग, गरीब आदमी मरा जाएगा ना मरा जाएगा। रोजाना आपको इस तरीके से करना पड़ता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पानी भरने को लेकर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, अपने पाइपों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे भी उनका पाइप इस टैंक के अंदर चला जाए और जिससे ये पानी भर सके। बड़ी खबर है, हरियाणा और दिल्ली के बीच पानी का विवाद है। हरियाणा के सिंचाई मंत्री बोले दिल्ली को कोटे से ज्यादा पानी। अभय यादव ने कहा है कि कोटे से ज्यादा दिल्ली को पानी मिल रहा है। और अब आपको राजस्थान के जालौर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां नागा साधु 47 डिग्री टेम्परेचर के बीच अग्नि तपस्या कर रहे हैं। साधु भीनमाल शहर के खेमकरी माता तलहटी के पास महाकालेश्वर धाम में अग्नि तपस्या करते दिखे। इसके चारों तरफ अग्नि जलाकर बीच में आसन लगाया गया। इन साधु का नाम नवीन गिरी महाराज है। 11 दिन के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से आग लगने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। शिमला के जंगल में भीषण आग लगी है। राजौरी और कठुआ के जंगलों में भी आग लग गई है। और आग की ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हिमाचल के शिमला के तारा देवी जंगल की है, जहां भयंकर आग लगी है। तो दूसरी जम्मू कश्मीर के राजौरी और कठुआ के जंगल में लगी आग की तस्वीर है। हालांकि आग कैसे लगी इस वजह की स्पष्ट जानकारी नहीं है। और वहीं असम में रेमल तूफान से भारी तबाही का आलम है। असम में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। असम में रेमल तूफान की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। और आपको असम में तबाही की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और जानकारी है कि 41,000 लोग बेघर हुए हैं। सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। एनडीआरएफ के जवान लोगों को पानी में डूबे इलाकों से बाहर निकाल रहे हैं। जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। कई गांवों से संपर्क टूट गया है। और आपको असम में तबाही की पूरी कहानी भी हम बता देते हैं। 8 जिले प्रभावित हैं। 41,000 लोग बेघर हो गए हैं। 200 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। 336 हेक्टेयर फसल डूबी है। एक की मौत की खबर है। 2 लोग लापता हैं। और रेमल ने मणिपुर में भी तबाही मचाई है। मणिपुर के कई इलाकों में बाढ़ से स्थिति खराब है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अंदाजा लगा सकते हैं आप इन तस्वीरों से। जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी है। एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है। लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस बीच ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि हालात क्या है।